नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 मार्च 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री ने मार्च 2023 में अरब सागर में किस देश की नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भाग लिया? इंडियन नेवीज इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री participated in a maritime partnership exercise with which country's navy in the Arabian Sea in March 2023? The right answer is option number B, फ्रांस। अभ्यास के दौरान क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग ड्रिल और सीमैनशिप इवोल्यूशन जैसे विभिन्न प्रकार के विकास हुए। अभ्यास के निर्बाध संचालन ने दोनों सेनाओं के मध्य पारस्परिकता और उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की। INS सह्याद्री विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। हाल ही में फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 केरल में संपन्न हुआ था। कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 1988 में मौजूदा और सन्निहित कलक्कर तथा मुंडनथुराई वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया था। कलक्कर मुंडनथुराई को तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन है। यह 14 नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। न्यूज में क्यों है? तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने इस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति पाई है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पहले 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। इस प्रजाति का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम माइसेमिया सिलोनिका। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास लापेरास का तीसरा संस्करण किस महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? इन विच ओशन रीजन वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द बाइनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज लापेरास कंडक्टेड बाय द फ्रेंच नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। 13 से 14 मार्च तक आयोजित इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी रही। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्रीय समन्वय को अधिकतम करना है। इस बार के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित लघु फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? हु वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द 95th ऑस्कर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द एलिफेंट विस्पर्स। इस बार के अकादमी पुरस्कारों में भारत की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने इतिहास रचते हुए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीत लिया है। इस फिल्म का निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है। मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए इस बार के अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 95th ऑस्कर अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन द मोशन पिक्चर कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाटू नाटू। इस बार के ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर फिल्म RR के सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीत लिया है। यह पहला भारतीय गीत है और यह पुरस्कार जीतने वाला दूसरा भारतीय भाषा का गीत है। नाटू नाटू के संगीत निर्देशक हैं MM कीरावानी और गीतकार हैं चंद्रबोस और गायक हैं इसके राहुल, सिंपली गुंज और काल भैरव। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं
कि एम्पियन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एम्पियन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज
आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस बार के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? विच फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट पिक्चर एट द 95th एकेडमी अवार्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एवरीवेयर एवरीवन ऑल एट वंस। इस एक्शन कॉमेडी को ऑस्कर 2023 में कुल 11 नॉमिनेशन हासिल हुए थे। ऑस्कर प्रतिमा जो 13.5 इंच लंबी है और सोने से सजी है, विश्व में सबसे अधिक विख्यात ट्रॉफियों में से एक है। प्रतिमा, जिसे आधिकारिक तौर पर मेरिट अकादमी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध है। इस उपनाम को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेज ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1939 में अपनाया था। इस बार के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 95th एकेडमी अवार्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रेंडन फ्रेजर। 95th ऑस्कर अवार्ड्स में ब्रेंडन फ्रेजर को इनकी फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ऑस्कर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की पहली एक्ट्रेस कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑरिजिन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिशेल यो। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए मलेशिया में जन्मी मिशेल यो ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का इस बार का ऑस्कर पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता। द्विपक्षीय शस्त्राभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द 13th एडिशन ऑफ द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर सैन्य स्टेशन में इस शस्त्राभ्यास में भाग लिया। अभ्यास श्रृंखला में पहली बार दोनों सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की रणनीति और कंप्यूटर वार गेमिंग शामिल थे। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1984 में भोपाल में हुई गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? Which gas was leaked in the Bhopal gas tragedy in the year 1984? The right answer is option number D, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से अत्यधिक खतरनाक और विषाक्त गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। इस त्रासदी में 5,295 लोगों की मौत हुई तथा लगभग 5,68,292 लोग घायल हुए। न्यूज में भी क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल में हुई गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी से अधिक मुआवजे की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ साउथ एशियन ऑरिजिन टू बी अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुण सुब्रमण्यम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है। सीनेट के नेता सीनेट चक शुमर ने कहा कि अमेरिकी सीनेट ने सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति करने की पुष्टि 37 के मुकाबले 58 मतों से की। सुब्रमण्यम का जन्म 1979 में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में हुआ था। इनके माता पिता 1970 के दशक की शुरुआत में ही भारत से अमेरिका आ गए थे। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पौडेल। नेपाली राष्ट्रपति के चुनाव में पौडेल को 33,802 वोट हासिल हुए। वहीं इनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बवांग को 15,518 वोट मिले। नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो गया। रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और सीपीएन सहित 8 पार्टियों के गठबंधन का वोट मिला। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव था। नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव। शी जिनपिंग को फिर से चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। यह पहली बार चीन के राष्ट्रपति किस वर्ष बने थे? शी जिनपिंग वाज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। इन विच ईयर डिड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2013। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में रिकॉर्ड 2,952 मत पड़े, वहीं विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा, जिसके बाद जिनपिंग को सर्वसम्मति से तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया।
यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही चीन की राजनीति में इनकी बादशाहत 2012 से ही कायम है। इन्हें 14 मार्च 2013 को चीन के 7वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच रेलवे स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हुबली जंक्शन। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर स्थित 8 नंबर प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। यह जंक्शन इंडियन रेलवे के दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए इस प्लेटफॉर्म को बनाने में 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले भी यह खिताब भारत के ही गोरखपुर जंक्शन के नाम था। इस अवसर पर पीएम ने पुनर्विकसित होसपेट रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। होसपेट हुबली तीनाई घाट रूट कर्नाटक का एक प्रमुख कोयला मार्ग है जो स्टील प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को मोरमुगांव पोर्ट से जोड़ता है। किस देश स्थित सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? विच कंट्री बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। सिलिकॉन वैली बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 16वां सबसे बड़ा बैंक था। यह बैंक होल्डिंग कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप की सहायक कंपनी थी। इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ अमेरिका के पूर्व एमडी बिल बिगरस्टाफ और रॉबर्ट मेडेरिस ने की थी। यूरोप के सबसे बड़े बैंक एचएसबीसी ने बंद हो चुके इस बैंक की यूके की इकाई का अधिग्रहण किया है। इस बैंक के बंद होने के पीछे यही कारण था जिसके चलते सिलिकॉन वैली बैंक मात्र 48 घंटों में बंद हो गया। एक टर्म है बैंक रन। ये क्या है? जब बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से बड़ी संख्या में ग्राहक अपनी जमा धनराशि निकालने लगते हैं। भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन लोको पायलट ऑफ इंडियाज सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा यादव। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा जिले की रहने वाली सुरेखा ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। इस दौरान इन्होंने 450 किलोमीटर की दूरी तय की। सुरेखा 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। वर्ष 2011 में इन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय स्विस फर्म IQ एयर विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर नंबर 1 पे है पोल्यूटेड सिटी में। सेकंड स्थान पर होटान है, चीन का शहर। मध्य अफ्रीकी देश चाड ने पिछले साल सबसे प्रदूषित वायु गुणवत्ता वाले देश के रूप में बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है और यह नंबर 1 पर है। इराक दूसरा सबसे प्रदूषित देश रहा। पाकिस्तान की रैंकिंग रही है तीसरा। कंट्री के तौर पर भारत की रैंक 8वीं है। और दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों की बात करें तो इसमें 39 भारतीय शहर शामिल हैं। फीफा विश्व कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 48। इसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जाएगा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप में रखा गया है। 12 ग्रुप के साथ पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। पिछले आयोजनों में 32 टीमें हिस्सा लेती रही हैं। यह पहला मौका होगा जब फुटबॉल वर्ल्ड कप इतना लंबा होने जा रहा है। इससे पहले किसी भी एक संस्करण में 48 टीमें शामिल नहीं हुई थी। 2026 संस्करण के मूल योजना में कुल 80 मैच थे, लेकिन मैचों की संख्या बढ़कर हो गई है अब 104। भारत में सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, श्रेया घोड़ावत। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को 13 मार्च को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सी चेंजेस क्लाइमेट एक वैश्विक अभियान है जो क्लाइमेट एक्शन को तेज करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। यह एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल भी शुरू की है। शंघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की गई? विच सिटी ऑफ इंडिया होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। भारत द्वारा 17 और 18 मार्च को काशी वाराणसी में SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। भारत ने 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता प्राप्त की है। इससे पहले 14 और 15 मार्च को दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। SCO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द G20 फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 11 मार्च से G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिल्ली के कनॉट प्लाजा में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य G20 सदस्यों और अतिथि देशों की जीवंतता और विविधता को प्रदर्शित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए त्यौहार भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि को उजागर करते हुए विभिन्न रंगों और विन्यासों में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों को प्रदर्शित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के एक अंग के रूप में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? एज पार्ट ऑफ द G20 समिट द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 SAI 20 मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुवाहाटी असम में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का थीम ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। भारतीय वायुसेना के इतिहास में कॉम्बैट यूनिट की कमांड संभालने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन पायलट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू कमांड ए कॉम्बैट यूनिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शालिजा को पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमांड संभालने के लिए चुना गया है। तीनों सेवाओं में किसी कॉम्बैट यूनिट की कमांड संभालने वाली यह पहली महिला होंगी। ग्रुप कैप्टन धामी को 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था और इनके पास 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का इन्होंने स्थान लिया है। शेख मोहम्मद ने 2016 से विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। ध्यान में रखिएगा कि कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है जिसकी राजधानी दोहा है और यहाँ की मुद्रा कतरी रियाल है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री चेयर्ड द 19th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से वर्चुअली 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोर बिम्स्टेक सिस्टम के लिए प्रक्रिया के नियमों सहित कई दस्तावेजों को मंजूरी दी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड द हर पेमेंट डिजिटल मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक भारतीय को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के अपने प्रयासों के तहत हर पेमेंट डिजिटल नामक एक नया मिशन शुरू किया है। यह पहल डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करते हुए डिजिटल भुगतान की आसानी और सुविधा को सुदृढ़ करना है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने 75 गांवों को गोद लेने और इन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने की पहल शुरू की है। 31 मार्च 2023 के बाद सोने के आभूषणों या सोने की कलाकृतियों की बिक्री के लिए कितने अंक के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है? हाउ मेनी डिजिट अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID
हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स आफ्टर 31 मार्च 2023। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 6। हालांकि पुरानी योजनाओं के अनुसार उपयोगकर्ताओं के पास हॉलमार्क वाले गहने मान्य होंगे। इससे पहले 4 अंकों वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी और आभूषण विक्रेता 6 अंकों के HUID चिन्ह वाले गहनों के साथ इसे भी बेच सकते थे, लेकिन अब 6 अंकों वाला ये अनिवार्य हो गया है। तो देखिए 3 प्रकार के मार्क आपको दिखेंगे ज्वेलरी में। पहला तो है इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में रहता है, ये BIS का लोगो है। सेकेंड नंबर पर ये प्योरिटी दिखेगी, जैसे कि इसमें 22 कैरेट का है तो लिखा हुआ है 22 के 916 दिखाता है 91.6% गोल्ड की प्योरिटी। और उसके बाद ये आएगा 6 अंकों वाला HUID कोड। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिक्रूट वीमेन इन द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं के एक दल को भर्ती किया गया है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। इस वर्ष अधिकारियों ने समान आयु सीमा में महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल करने की अनुमति दी है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहाँ की मुद्रा कोलंबियाई पेसो है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? With which country India has signed an MOU on semiconductor supply chain and innovation partnership? The right answer is option number A, अमेरिका। कमर्शियल डायलॉग 2023 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमुंडो के बीच नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने के लिए सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता भी फिर से शुरू की गई है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर डिवोट कर सकते हैं और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ ENWR के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENWR? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, PNB। पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने 9 मार्च 2023 को इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, जो फुल फॉर्म है ENWR का, के तहत किसानों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे सभी को बेनिफिट होगा, फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, ट्रेडर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को और वेयर हाउसिंग को भी बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।